हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं, अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं। वीडियो अब मतलब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो अपने एंडिंग मोड पर है। आज हम देखा जाए तो शायद ये लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो बनाएंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन का बीच में गैप रह गया क्योंकि साइड में फंक्शन था, इसलिए चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं आयाम मॉडुलित तरंग का माध्यम में संप्रेषण और उसका रिसीविंग मतलब डीमॉड्यूलेशन। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसका जो दूसरा पार्ट है डीमॉड्यूलेशन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए टॉपिक चालू करता हूँ। आयाम मॉडलित तरंग का माध्यम में संप्रेषण मतलब जब भी आप किसी आयाम मॉडलित तरंग को माध्यम में भेजेंगे तो आपको एंटीना के साथ में क्या काम करना पड़ेगा। तो इसका एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है जो हमें याद रखना है। थ्योरी में 2 लाइनें लिखेंगे, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयाम मॉडलित तरंग बनी कैसे। तो कोई ना कोई डिवाइस होगा और उस डिवाइस को हमने नाम दिया क्या, आयाम मॉडुलक। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। इस आयाम मॉडुलक में 2 सिग्नल आए, एक मैसेज सिग्नल सूचना सूचना सिग्नल या सूचना संकेत, और दूसरा वाहक तरंग। ठीक है, कैरियर वेव। ये दोनों आए। फिर आयाम मॉडुलक में जब ये आते हैं, वाहक तरंग और मैसेज सिग्नल जब दोनों मिक्स होते हैं तो इनसे जो नई तरंग बनती है वो तरंग कौन सी होती है, आयाम मॉडुलित तरंग। तो यहां से जो तरंग बनी वो कौन सी है, आयाम मॉडुलित तरंग बनी। ठीक है, और फिर ये आयाम मॉडुलित तरंग को भेजा जाता है शक्ति प्रवर्धक में। किसमें भेजा जाता है बच्चों, शक्ति प्रवर्धक में। क्यों शक्ति प्रवर्धक में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब कोई तरंग माध्यम में ट्रेवल करती है तो उसकी शक्ति में क्या होता है, ह्रास आता है, क्षीण होने लगती है। तो माध्यम में ज्यादा शक्ति में लॉस ना हो इसलिए हम पहले से शक्ति बढ़ा करके भेज देते हैं। ठीक है, और फिर वो जो प्रवर्धित तरंग है, प्रवर्धित आयाम मॉडलित तरंग जो है वो किससे, एंटीना, ये ट्रांसमीटर एंटीना से क्या कर दी जाती है, माध्यम में विकिरित कर दी जाती है। ठीक, इस तरीके से ये काम चलता है। ठीक, शक्ति प्रवर्धक आपको पता चला। लेट्स सपोज करो मेरे को किसी जगह है ना 10 लड्डू पहुंचाना है और मेरे को पता है कि ट्रैवलिंग के दौरान कुछ लड्डू टूट जाएंगे, तो मैंने क्या कर दिया, 10 की जगह 15 लड्डू भेज दिए। तो 15 में से 5 खराब हो जाएंगे, 10 तो पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर किया है कि हमें मॉड्यूलर तरंग वहां तक चाहिए थी, रिसीविंग एंड तक चाहिए थी और उसकी शक्ति अच्छी खासी चाहिए थी ताकि हम वहां पे आसानी से काम कर पाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, जितनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी ज्यादा शक्ति उसकी क्या कर दी, बढ़ा दी, और फिर उसको माध्यम में भेज दिया कि होगी तो जो ज्यादा बढ़ाई है उसी में से कुछ कम होगा, मेन सूचना की शक्ति जो है वो लगभग वैसी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये काम किया जाता है। तो अब इसकी थ्योरी के अंदर आपको क्या लिखना है, मैं आपको थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको एग्जाम में वैसे ब्लॉक डायग्राम ही आता है, ये बात और ध्यान में रखें। लेकिन अगर थ्योरी लिखनी पड़ जाए तो 3 लाइनों के अंदर हमारा काम हो जाएगा। क्या कि सर्वप्रथम सूचना संकेत एवं वाहक तरंग को आयाम मॉडुलक के अंदर प्रवेश कराया जाता है या फिर आयाम मॉडुलक में उनको निवेश कराया जाता है। आयाम मॉडुलक से निर्गत संकेत आयाम मॉडुलित तरंग होता है जिसकी शक्ति कम होती है। माध्यम में विकृत करने से पहले या माध्यम में संकेत को संप्रेषित करने से पहले उसे शक्ति प्रवर्धक से गुजारा जाता है ताकि संकेत की शक्ति प्रवर्धित की जाए। अर्थात जब यह माध्यम में विकृत हो तो इसकी शक्ति में हानि कम हो, तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम हो। बस इतना ही काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, आयाम मॉडुलित तरंग का क्या, संप्रेषण, भेजना उसे, है ना। चलिए अब जो नेक्स्ट है बच्चों, ये चीज उतार लीजिए एक बार के लिए, जल्दी से इसे उतारें। आज बच्चों जब मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हालांकि मेरे को पता नहीं कि कहाँ पर
नेट की स्पीड अच्छी आती है, कहाँ खराब आती है, लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ नेट की स्पीड निहायत ही घटिया है। अब मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है कि नेट की स्पीड इतनी अच्छी है नहीं बच्चों, इस कारण अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। आपको पता हो तो जियो जब आया था तब उसने 4G स्पीड क्लेम की थी, 4G के साथ में ही आया था, और उस समय उसने फ्री डेटा दिया था पहले 3 महीने, फिर वापस से 3 महीने को और एक्सटेंड कर दिया, तो 3 महीने और 6 महीने उसने बिल्कुल फ्री दिया, हमने बहुत अच्छे से उसको यूज़ किया और कुछ समय तक ये अच्छा भी चला। अब अगर हम देखते हैं बच्चों, जियो या फिर कोई भी अदर नेटवर्क, में जियो की पर्टिकुलर बात नहीं करता, अदर नेटवर्क की भी बात कर लीजिए, सभी पैसा आपसे 4G का क्लेम कर रहे हैं। पैसा किसका लेंगे? 4G स्पीड का। और स्पीड अगर आप कहते हैं 4G स्पीड मतलब मिनिमम मान के चलो 2 Mbps तो कोड करते ही करते हैं वो 2 Mbps, लेकिन क्या एनी टाइम आपके सेलफोन पे 2 Mbps स्पीड आती है? चांसेस नहीं है बच्चों। आपने देखा होगा कई बार स्पीड 10 kbps में आ जाती है ना, kbps में आ जाती है, 1000 गुना कम स्पीड हो जाती है। मतलब उन्होंने पैसा आपसे लेना है 4G का है, ठीक है, वो ऐसा नहीं करते कि भैया कई बार जब स्पीड कम हो जाएगी तो हम आपसे इस अमाउंट का पैसा लेंगे, नहीं भैया, पैसा हम 4G का लेंगे, ठीक है। हाँ, स्पीड 2G की आ रही हो तो हमें कोई परवाह नहीं है भैया, वो तुम्हारी दिक्कत है, ठीक? ये कह सकते हैं हमारा भी एक ड्रॉबैक है, हम इन कंपनीज का बाइकआउट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में अदर ऑप्शन है नहीं, ठीक। ऐसा बाइकआउट का ऑप्शन होता है ना कि हाँ इन कंपनी से बात ही नहीं करनी, लैंडलाइन के ऊपर वापस से चले जाएंगे, सारे के सारे लोग सोचेंगे अगर भी लैंडलाइन पे बाहर गए तो फोन नहीं, तो कम से कम एक जंजाल तो हाथ में नहीं है, लेकिन फोन जरूरी हो गया अब हमारे हाथ में, ठीक है। लैंडलाइन के ऊपर अगर जिस दिन इंडिया शिफ्ट हो गया ना वापस से एक बार के लिए, और अगर 3 महीने के लिए भी शिफ्ट हो गया ना, तो ये जो ये कंपनी चली ना, जियो वोडाफोन डीगना फलाना एयरटेल वेयरटेल, ठीक, इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी, इतना लॉस बैठेगा इनको जब इनका एक भी रिचार्ज नहीं होगा। मतलब हम पैसा 4G का पे करते हैं, 2 से 3 हज़ार रुपए इनके सेलफोन के डेटा के लिए इसके लिए खर्च कर देते हैं, और स्पीड पता चलता है एंड में आ रही है 10 kbps 20 kbps। ऐसा नहीं कहता हूँ कि 2 Mbps नहीं आती है, आती है, लेकिन जो ये स्पीड क्लेम करते हैं कि हाँ इतनी स्पीड तो हम आपको देंगे, भैया वो स्पीड तो तुम दे ही नहीं पाते हो, वो स्पीड तुम दे ही नहीं पाते हो। और फिर कई बार अगर कस्टमर केयर को फोन कर लो ना तो क्या बोलते हैं, नेटवर्क के ऊपर लोड ज्यादा है इसलिए, तो भैया वो दिक्कत तुम्हारी है या हमारी है? नेटवर्क पे लोड है, क्यों इतनी सिम बेच दी तुमने? ये तो बेचो ही मत, जितना तुम्हारा नेटवर्क की कैपेबिलिटी है उतनी सिम बेचो भाई, तुमने सिम तो बेचनी है ऐसे मतलब धड़ल्ले से कि भाई ले लो ले लो ले लो, और हम सर्विस तुम्हें देंगे नहीं। ये काम चल रहा है इंडिया में। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं वी मॉड्यूलन या डी मॉड्यूलन की। आयाम मॉडुलित तरंग का वी मॉड्यूलन या डी मॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव, ठीक है। कुल मिलाकर के हमने मॉड्यूलित तरंग बना दी थी, अब रिसीविंग एंड में हमें सूचना संकेत वापस से चाहिए, तो हम बोलते हैं किसी आयाम मॉड्यूलित तरंग से मूल सूचना और वाहक तरंग को अलग अलग कर देने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? वी मॉड्यूलन बोलते हैं। या फिर आयाम मॉड्यूलित तरंग से मूल सूचना संकेत को पुनः प्राप्त या पृथक करने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है? आयाम वी मॉड्यूलन कहलाती है, डी मॉड्यूलेशन कहलाती है। इस चीज को ध्यान रखें, ये परिभाषा है, ये परिभाषा पूछी जाती है, तो मैं परिभाषा लिख देता हूं। क्या है भाई? आयाम मॉड्यूलित तरंग से वाहक तरंग को पृथक कर पुनः मूल सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? वी मॉड्यूलन कहलाती है। प्रक्रिया वी मॉड्यूलन कहलाती है।
ये ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आयाम मॉडल तरंग के वी मॉडुलन का ब्लॉक डायग्राम बनाएं या फिर रिसीविंग का ब्लॉक डायग्राम बनाएं, इसके अभिग्रहण का ब्लॉक डायग्राम हमें बनाना है। अब इसका ब्लॉक डायग्राम बहुत कई बच्चे अटक जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रखो। क्या होगा सबसे पहले समझना, एक सिंपल सी बात, अपन सिंपल चलते हैं, कैसे याद रखें। तो हम बोलते हैं कि किसी भी सूचना को जो माध्यम में संप्रेषित की गई उसे सबसे पहले क्या करेगा, कोई एंटीना रिसीव करेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, रिसीविंग एंटीना है। ये कौन सा एंटीना है, रिसीविंग एंटीना है, अभिग्राही एंटीना। ठीक, फिर चूंकि वो सिग्नल माध्यम में ट्रेवल किया था तो इसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ क्या हो गई है, हानि हो गई है, उसकी शक्ति में हानि हो गई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उस सूचना को सबसे पहले तो प्रवर्धित करना है ना, उसका आयाम बढ़ जाए। तो प्रवर्धित करने के लिए हमने उसे किससे गुजारा, प्रवर्धक से, एम्पलीफायर से गुजारा, ताकि सूचना का आयाम बढ़ जाए। ठीक है, आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिग्नल कौन सा आ रहा है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं, आयाम मॉडुलेट तरंग आ रही है, एएम सिग्नल आ रहा है। और इससे निकलने वाला सिग्नल भी कौन सा सिग्नल है, एएम सिग्नल है, लेकिन उसका आयाम बढ़ चुका है, प्रवर्धित हो गया है। ठीक, अब क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर ये बात ध्यान में रखो कि मूल सूचना की आवृत्ति जो है, सॉरी हाँ बिल्कुल सही बात है, मूल सूचना के लिए जब हम बात करते हैं तो उसकी आवृत्ति कम होती है और वाहक तरंग की आवृत्ति क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। ठीक, अब ये जो तरंग है ये वाहक तरंग का एक रूप है, क्योंकि माध्यम में एएम सिग्नल वाहक तरंग की आवृत्ति से ही ट्रेवल कर रहा था। और हमें वास्तविकता में चाहिए एक ऐसी तरंग जिसकी आवृत्ति कम हो। मूल सूचना की आवृत्ति क्या थी, कम थी, ये आपको पता है ना बच्चों, मैंने लास्ट टाइम लिखा था एफएम का मान कम है किससे, एफसी से। वाहक तरंग की आवृत्ति ज्यादा है, मूल सूचना की आवृत्ति कम है, और हमें कम आवृत्ति का सूचना संकेत ही प्राप्त करना है। ठीक है, तो मैं इसकी आवृत्ति जो है उस आवृत्ति को कम करना चाहता हूं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, तो हमने बोला कि यहाँ पर एक आईएफ स्तर लगा दिया। ये आईएफ स्तर क्या है, तो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। ये क्या करता है, उच्च आवृत्ति की आयाम मॉडुलेट तरंग को निम्न आवृत्ति के सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। उसकी आवृत्ति को क्या कर देता है बच्चों, घटा देता है। ठीक है, यहाँ पे आवृत्ति ज्यादा आ रही थी, उसने क्या कर दिया, आवृत्ति को घटा दिया। ठीक, फिर जैसे ही ये कम आवृत्ति वाला सिग्नल किससे गुजरा, हम बोलते हैं डिटेक्टर से, संसूचक। संसूचक इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिटेक्टर, है ना। संसूचक वास्तविकता में क्या है, वी मॉडुलक है। ठीक, ये क्या करता है, यहां से जाने वाली तरंग कौन सी थी, आयाम मॉडुलित तरंग थी, और इससे निकलने वाली तरंग वास्तविकता में देखा जाए तो मूल सूचना है। ये संसूचक वाहक तरंग को अलग कर देता है कि साइड से निकल। ठीक, तो यहां से देखा जाए तो ये मूल सूचना है। ठीक है, और अभी भी हम इस मूल सूचना को सूचना प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस मूल सूचना का आयाम अभी भी इतना अच्छा नहीं है कि सूचना प्राप्तकर्ता इसे अच्छे से समझ पाए। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक प्रवर्धक और लगा देते हैं ताकि अगला जो सिग्नल रिसीव कर रहा है कम से कम वो सिग्नल उसे समझ में तो आए। ठीक, और ये प्रवर्धक से निकलने के बाद में हम कहेंगे कि ये अंतिम मूल सूचना है, बेस बैंड सिग्नल। ठीक है, प्रवर्धित मूल सूचना वास्तविक, ऐसा इस तरीके से हम प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई क्या हुआ बच्चों, हाँ। अब क्या होता है, एक और चीज बताता हूं, कई बार क्या होता है एग्जाम में ऐसा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ आता है। ठीक है, ये चीजें नहीं लिखी हुई आएंगी, एएम एएम एएम, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि आयाम मॉडुलेट तरंग कहां तक चली और उसे मूल सूचना कौन से भाग में आपको मिली। ठीक है, तो एग्जाम में क्या आता है, कई बार बताता हूं, ऐसा आपको पुराने वाले पेपर्स में मिलेगा कि ऐसा ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है और बीच वाली जगह खाली, ये इस तरीके से। ठीक है, और बोल रहा है कि इस ब्लॉक डायग्राम में बीच में कौन सी युक्ति लगी हुई है। तो जब आपको पूरा ब्लॉक डायग्राम याद होगा तभी जाके तो युक्ति याद होगी। ठीक, तो बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ था, संसूचक। तो आपको याद था इसलिए आपने क्या लिख दिया, संसूचक। ठीक है, अब सवाल को और कैसे चेंज करता है, तो बीच में उसने हटा दिया और पूछता है कि इस युक्ति का नाम क्या है, इस युक्ति का कार्य होता है।
ठीक है, ये पूछ सकता है। युक्ति का नाम क्या है, युक्ति का कार्य बताए। नॉर्मली इन दोनों में से एक को हटा देगा। एग्जाम वाले पेपर में देखोगे तो आई स्टेज फिल्टर को हटा रखा था, ठीक है, पुराने पेपर देखोगे, प्रवर्तक को नहीं चेंज करता, इन दोनों में से किसी एक को उड़ा देता है। ठीक, तो अब संसूचक का कार्य क्या है, तो हम बोलते हैं मॉड्यूलित तरंग से मूल सूचना को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संसूचक का उपयोग किया जाता है। सिंपल, ठीक है, आपको कार्य पता है। जरूर ऐसे पूछ लो, इस आईएफ स्टेज फिल्टर को उसने हटा दिया और पूछ रहा है कि कौन सी युक्ति यहाँ पर है और उसका कार्य क्या है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ युक्ति का नाम आईएफ स्टेज फिल्टर, फिर नीचे उसका कार्य लिखो। यह अधिक आवृत्ति के आयाम मॉडल तरंग को निम्न आवृत्ति की आयाम मॉडल तरंग में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है ये बात। चलिए, अभी आरबीएससी के अकॉर्डिंग मैंने ये इस चीज को समझाया है बच्चों। अगर सीबीएसई में बात करें तो उन्होंने संसूचक को और अच्छे से समझाने की कोशिश की है बच्चों। ठीक, उन देखो वो क्या है और वास्तविकता में संसूचक बना कैसे, तो यहाँ पर मैं अलग से लिख रहा हूँ, आरबीएससी वाले नहीं भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। संसूचक वास्तविकता में है क्या, तो संसूचक के अंदर होता है यहाँ पे पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य। ठीक है, तो यहां से आयाम मॉडल तरंग आई, एएम सिग्नल। ठीक है, अब ये एएम सिग्नल था कैसा, तो हमने बोला ऐसा। ठीक, ये एएम सिग्नल आया। अब इसने क्या किया, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी ने बोल रहा है भैया नीचे वाले नेगेटिव वाले भाग को तो हटाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्या करता है, एक ही तरफ का दृष्टिकरण देगा भैया, नीचे वाले भाग की तो हो गया काम उसका, हटा देगा। और फिर फुल वेव रेक्टिफायर से आपको कैसा आउटपुट मिला, तो हमने बोला कुछ ऐसा है ना, और उसमें तरंग ऐसे चल रही है। अब बताओ इसमें मूल सूचना कौन सी, ये अंदर वाली तो वाहक तरंग है, ठीक है, और ऊपर वाली तो हम बोलते हैं ना ये मूल सूचना है, यही तो है। ठीक, तो अब इस सूचना को एनवलप डिटेक्टर से, एनवलप डिटेक्टर, अब ये नाम याद रखना पड़ेगा। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा। ठीक, तो ये लिफाफा डिटेक्टर हो गया, लिफाफा संसूचक हो गया। देखा जाए तो क्या हुआ, तो हमने बोला कि अगर तरंग को हम तरीके से पढ़ते हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये तो ऊपर का एनवलप है, ये जो ऊपर दिख रही है ना ये लाइन, ये क्या है, ऊपर का एनवलप है। ठीक, और ये अंदर वाहक तरंग है, मतलब ये अंदर कोई ना कोई चीज उस लिफाफे के अंदर पड़ी हुई। तो हमें क्या करना है, हमें ये ऊपर वाला लिफाफा ही चाहिए था, क्योंकि हमारे लिए तो ऊपर वाले लिफाफे में सूचना है। अरे मूल सूचना कौन सी थी, ये ऊपर वाली ही तो थी, ये तो अंदर वाली तो क्या ऐसे वाहक तरंग है उस लिफाफे को ले जाने के लिए। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें तो सिर्फ ये लिफाफा ही चाहिए, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया, एनवलप डिटेक्टर, जो लिफाफे को अलग कर लेगा, लिफाफे को बचा लेगा, वाहक तरंग को अलग कर देगा उससे। तो जैसे ही ये एनवलप डिटेक्टर से गुजरा, एनवलप डिटेक्टर ने सिर्फ और सिर्फ एनवलप को ही आगे की ओर ट्रांसमिट किया। आगे की ओर एनवलप कौन सा था, ये अंदर वाला जो वाहक तरंग थी ना वो हट गई, और ये आपकी वास्तविकता में क्या है, मूल सूचना है। ठीक है, इस मूल सूचना का आयाम कम होता है, इसलिए फिर उसको किससे गुजार देते हैं, प्रवर्तक से, और फिर अब इसका आयाम बढ़ जाएगा और क्या होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये किसका है, ये ब्लॉक डायग्राम किसका है वो समझिए, ये ब्लॉक डायग्राम है संसूचक का। ठीक, आरबीएससी वाले इसके ऊपर गौर न करें, अभी 2020 के बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाला, 2020-21 के बोर्ड के पेपर में नहीं आने वाला। हाँ, 21-22 वालों के लिए काम आएगा ये, और एनसीईआरटी वालों के सिलेबस में है भैया, ये पूरी चीज एनसीईआरटी वालों के सिलेबस में है, मतलब जितने भी स्टेट बोर्ड है ना, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तरांचल जो भी है, ठीक है, उन सभी के में है। तो ध्यान रखिए। अब इसके लिए थ्योरी कैसे लिखेंगे, हालांकि थ्योरी के ऊपर इतना गौर मत कीजिए, गौर करने का मतलब ये है कि ऐसा बर्डन मत लीजिए कि मेरे को इसकी याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, याद नहीं हो रही, क्योंकि किताब में देखोगे तो वास्तविकता में याद होगी भी नहीं। तो हमें क्या बोलना है वो समझिए। तो हम बोलते हैं कि माध्यम में प्रसारित, समझिए किस तरीके से इसकी थ्योरी लिखनी है, माध्यम में प्रसारित
आयाम मॉडुलित तरंग को सर्वप्रथम अभिग्राही एंटीना द्वारा अभिग्रहित किया जाता है, किया जाता है। माध्यम में एएम तरंग में हुई क्षीणता को दूर करने के लिए प्रवर्धक का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रवर्धक का हो गया। अब प्रवर्धक से प्राप्त आवर्धित एएम मतलब आयाम मॉडल, एएम तरंग को आईएफ स्तर द्वारा निम्न आवृत्ति के मतलब कम आवृत्ति के एएम संकेत में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। कम आवृत्ति के संकेत में परिवर्तित कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, संसूचक क्या कर रहा है, वाहक तरंग को अलग करके मूल सूचना प्रदान कर रहा है। तो संसूचक वाली लाइन यहाँ पे डाल दे रहा हूं। तथा आयाम मॉडुलित तरंग से वाहक तरंग को पृथक कर, चलो इसको हटाए, वाहक तरंग को पृथक कर मूल सूचना प्राप्त करने के लिए, मूल सूचना प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संसूचक का उपयोग किया जाता है। फिर संसूचक से प्राप्त संकेत जो कि मूल संकेत है को पुनः प्रवर्धित कर सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। हो गया काम खत्म, ठीक है। इस प्रकार लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, इस प्रकार किसी आयाम विमॉडुलक के द्वारा एएम सिग्नल से मूल सूचना को प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। इतना काम करना है बच्चों, ठीक। सीबीएसई वालों के लिए आप लिख सकते हैं संसूचक के रूप में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और एनुलर डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये एक लाइन और ऐड कर दीजिएगा अदर स्टेट बोर्ड वाले, ठीक है। आरपीएससी वालों को ये करने की जरूरत नहीं है, राजस्थान बोर्ड वालों को ये करने की जरूरत नहीं है बच्चों। चलिए काम कंप्लीट हो गया। चलिए तो इस चैप्टर की थ्योरी देखा जाए तो इतनी ही है। एक पॉइंट और है, मैं आपको वो और समझा देता हूं, वो है आवृत्ति मॉडुलन, ठीक है। आवृत्ति मॉडुलन की परिभाषा बता देता हूं क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है आवृत्ति मॉडुलन की परिभाषा, ठीक। और उसका तरंग मैं आपको समझा देता हूं कि आवृत्ति मॉडुलन की अगर आपको तरंग बनानी पड़ गई तो फिर आपको कैसा बनाना है, ठीक है। चलिए ये मिटा दो बच्चों, एक बार के लिए वीडियो को चेक कर लेता हूं। ओके, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके चलिए देखते हैं।
अभी तो हमने क्या देखा, हमने अभी आज 2 पॉइंट डिस्कस किए। एक आयाम मॉडलित तरंग का संप्रेषण, है ना, ट्रांसमिशन ऑफ एएम मॉड्यूलेटेड वेव, और एक रिसेप्शन ऑफ एएम मॉड्यूलेटेड वेव, या फिर आयाम मॉडलित तरंग का विमॉडुलन। सिंपल सी थ्योरी लिखें, लेकिन ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से याद रखें। सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक वीडियो अलग से और बना दूंगा छोटा सा, जिसमें आयाम मॉडुलक के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि उनके कोर्स में है भी यहाँ, है ना। राजस्थान बोर्ड वालों के नहीं है, इसलिए नहीं करवा रहा। हाँ भाई, आवृत्ति मॉडल देखिए। आवृत्ति मॉडुलन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या था भाई, मैंने देखो आपको परिभाषा पहले ही पता रखी है। परिभाषा के अंदर सेम पैटर्न यूज करना है। क्या भाई, कि कोई भी कम आवृत्ति की मूल सूचना होगी, उसको किसके ऊपर अध्यारोपित करोगे, वाहक तरंग पे, मतलब पुत्र को पिताजी के ऊपर या फिर बेटी को पिताजी के ऊपर क्या करना है, अध्यारोपित करना है। फिर क्या होगा, तो गुणों में परिवर्तन आएगा। इस बार कौन से गुण की बात करेंगे, तो हम बोलते हैं आवृत्ति की। किसकी आवृत्ति की, आंसर है वाहक तरंग की आवृत्ति। परिवर्तन हमेशा वाहक तरंग में देखा जाएगा, ठीक है। तो वाहक तरंग की आवृत्ति मूल सूचना के प्रत्येक मान के अनुसार परिवर्तित होती है, इसे ही क्या कहा जाता है, आवृत्ति मॉडुलन कहा जाता है, ठीक है। तो हम इस कैसे लिखेंगे कि जब कम आवृत्ति के मूल सूचना संकेत को अधिक आवृत्ति की वाहक तरंग पर इस प्रकार अध्यारोपित किया जाता है कि मूल सूचना संकेत के प्रत्येक मान के अनुसार किसमें परिवर्तन आता है बच्चों, वाहक तरंग की आवृत्ति में, वाहक तरंग की आवृत्ति में क्या आता है बच्चों, परिवर्तन आता है। क्या कहलाता है, आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है, आवृत्ति मॉडुलन कहलाता है। देखा जाए तो ये एएम मॉड्यूलेशन से ज्यादा अच्छा है, ठीक। आवृत्ति मॉडुलन में सिर्फ आवृत्ति में ही परिवर्तन होगा, उसके आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये हम लिख देते हैं, इस मॉडुलन में, इस मॉडुलन में वाहक तरंग के आयाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये पूछता है कि दोनों में अंतर बताओ, तो एक परिभाषा का अंतर हो जाएगा, एक ये वाला अंतर हो जाएगा। एक आप ये और कह सकते हैं कि एएम सिग्नल मतलब आयाम मॉडुलित तरंग का जो बैंड चौड़ाई है वो कम होता है, जबकि इनके लिए बैंड चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मतलब ये थोड़े ज्यादा अच्छे हैं। हाँ भाई, कैसे है, तो आपको ये डायग्राम साइड में भी दिखाई दे रहा होगा, जैसा लास्ट टाइम आपको दिखाई दिया था, मैंने बना दिया था। बना क्या दिया था, पहले से ही था नेट पर, मैंने सिर्फ उसको अटैच कर दिया था वीडियो में। तो यहाँ पर मैं मूल सूचना की बात कर रहा हूं, मूल सूचना की आवृत्ति कम होती है, तो ये लो, ऐसी मूल सूचना होगी।
ठीक है, ये क्या है, मूल सूचना स्मॉल mt। फिर क्या होनी चाहिए, वाहक तरंग होनी चाहिए। वाहक तरंग की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली। ठीक, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 ऐसा बना देता हूं मैं। ठीक, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3, 1 2 3, वो आगे जाने के लिए वो दिख जाएगी। ठीक, अब देखो ये कौन सी थी, हमने बोला ये सीटी है, कौन सी, वाहक तरंग है। अब अंततः इन दोनों के अध्यारोपण से जो बनी है, कौन सी तरंग बनेगी बच्चों, आवृत्ति मॉड्यूलित तरंग, कैपिटल एमटी लिख रहा हूं मैं इसके लिए, है ना। ये कैसी होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर आयाम बढ़ रहा था ना, तो ये यहां से लेकर यहां तक के बीच में आवृत्ति बढ़ जाएगी। यहाँ पे आयाम घट रहा था ना, तो यहां से लेकर यहां तक के बीच में आवृत्ति घट जाएगी। अब ये हम कैसे पता लगाएं कि आवृत्ति बढ़ानी है घटानी है, तो हम बोलेंगे आवृत्ति बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 लूप कंप्लीट हो रहे थे ना इतने बीच में, 3 से ज्यादा लूप कंप्लीट करा दो। आवृत्ति बढ़ानी है ना, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा दो, 1 सेकंड में पूर्ण होने वाले चक्करों की संख्या बढ़ा दोगे तो आवृत्ति बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है ना। तुमने क्या करना है, 1 सेकंड में होने वाले चक्करों की संख्या को बढ़ा देना है। तुमने बोलना है कि भैया यहाँ पर पहले 3 थे, अब मैं 5 कंप्लीट करवा दूंगा। आयाम में कोई परिवर्तन नहीं, अगर ये 2 लाइन का लिया तो ये 2 लाइन के चलने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट कर दिया। यहां पर मूल तरंग का आयाम घट रहा था तो आवृत्ति भी घटा दो, तो 3 कंप्लीट करवा रहे थे 2 ही कंप्लीट करवाओ, 1 2, ठीक है। यहां पर वापस से आवृत्ति बढ़ानी है भैया, 1 2 3 4 5, जल्दी से, ठीक है। तो ये समझिए कि इस मूल सूचना के आयाम में अगर वृद्धि हुई तो यहाँ पर आवृत्ति में भी वृद्धि हुई। यहाँ पे आयाम में कमी आई, यहाँ पे आवृत्ति में कमी आ गई। यहाँ पे वापस से आयाम बढ़ रहा था, यहाँ पर ये आवृत्ति बढ़ रही थी। तो मूल सूचना के प्रत्येक मान के अनुसार वाहक तरंग की आवृत्ति क्या होती है, परिवर्तित होती है। यही क्या था बच्चों, आयाम मॉडल था। आपको वहां पर डायग्राम में दिखाई दे जाएगा, ठीक है। परिभाषा उतार लीजिएगा, उससे पहले ये कहूंगा, ओके चलिए। तो ये इतना ही था बच्चों। अब एक आध क्वेश्चन जो कि सामान्यतः एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इवन पूछे भी जाते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। चलिए एक बार के लिए इस चीज को उतार लीजिए बच्चों, या वीडियो को पॉज करोगे बच्चों। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है वो 2 ही हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक। तो फिर वीडियो लंबा बनेगा नहीं। तो ऐसा करते हैं, जो उदाहरण हैं और वो जो न्यूमेरिकल है कम्युनिकेशन के, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जैसा आप प्यार देते रहे हैं वैसा प्यार लगातार बरकरार रखें, ठीक। हैव अ गुड डे, टेक केयर।